विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है दो ध्रुवीयता का अंत। तो कैसे अंत हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें 1991 में जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो तभी दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। विश्व में एक शक्तिशाली बच गया, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, इसमें आए हुए थे हम। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ये गोर्बाचेव है। ये सोवियत संघ के विघटन में इसके क्या कारण थे, गोर्बाचोव की नीतियों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। गोर्बाचोव ने भाई सोवियत संघ के अंदर सुधार हो, इन सुधारों को करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ थी जिसकी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। जो पूर्वी यूरोप था वो किसके खेमे में था? सोवियत संघ के। और पश्चिमी यूरोप वो संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में था। इन देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियाँ में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ अंदर भी संकट गहराता गया और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ ने के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये भी आ सकता है कि वो 3 बड़े गणराज्य कौन से थे सोवियत संघ के। सबसे पहला था रूस, उसके बाद था यूक्रेन, फिर है बेलारूस, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों में पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। इससे पहले कौन सा आधार था? समाजवादी, कि भाई सभी एक समान हो, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मास्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, 1 साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं। अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। मैं हैरान हूँ, आखिर दुनिया भर में इतने सारे सजिंदा लोगों ने ऐसी व्यवस्था को क्यों सराहा? साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्य के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था।
ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इन मुद्दों को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन सा राज्य था, तो रूस था। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ की थी, उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ, ये कारण बताने हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, तो इसमें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सामान्य सबक सीख सकते हैं। सोवियत संघ के नेता, सोवियत संघ के राष्ट्रपति एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबंध चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा कि भाई जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उसको वहाँ की सरकार पूरी नहीं कर सकी। सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी, यही सोवियत संघ के पतन का कारण था। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। इस पर खुलेआम सवाल उठने शुरू कर दिए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। जो अधिकार संसाधन है, अपने रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ पर खर्च किए? परमाणु हथियारों पर और सैन्य साजो सामान पर। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़ू देशों के विकास पर भी खर्च किए। जो पूर्वी यूरोप में किसका दबदबा था? सोवियत संघ का, तो वहाँ पर भी खर्च किए। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में। सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और पश्चिमी देश की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था। अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था, गति रुक चुकी थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। कितने दिन तक शासन किया? 70 सालों तक। तो यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने की अनिच्छा, देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीयकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिल चुके थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के बारे में सुधारने, पश्चिमी की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचोव तो
का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों का लागू करने का उनका प्रयास ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु को आकार उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हम आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से जान पाएंगे।